मॅम, इथं तर आता जे आहे ते मराठीच आहेत, पण हे आपल्याला युट्यूबला आहे हिंदी. लाईव्ह 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 या ठीक आहे ठीक या आहे ठीक है। ओके। आओ तापी नदी को जाने। इस और की तरफ तापी रिवर की टीम, कोर टीम को और उनके सीनियर को, सारे लोगों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, आपका निमंत्रण स्वीकार कर रही हूँ। और यहाँ पर जो मुझे आज नदियों के बारे में और उसके प्रति आज तापमान वृद्धि का क्या हाल है, कौन स्थिति में है, इस पर, इस विषय पर मेरी राय और मेरा जो कुछ अभ्यास है वो रखने के लिए आपने यहाँ पर मुझे बुलाया, इसलिए आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे ये कहना है कि आप तापी नदी के बारे में, जब आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, इस देश में हमने देखा है कि नदियां जो भारत को समृद्ध करती आई, और जो लाखों वर्षों से बहने वाली नदियां आज बंजर होती जा रही है, ये हम देख रहे हैं। और हर एक नदियों का सवाल, समस्या यहाँ पर दिख रही है। मुझे ये कहना है कि अ, धरती पर 71% पानी की मात्रा है, जो ज्यादातर समुद्र का पानी है। उसमें से सिर्फ 1% पानी पीने के लायक है। उसमें 1% पानी में भी हम देख रहे हैं कि वहां पर ग्लेशियर में है, स्टीम में है, और ग्राउंड वाटर है। तो इस तरह से हम देखें तो पानी की मात्रा जो है धरती पर उपलब्धि, उसमें से कितना कम मात्रा में हम पानी यहाँ पर मिल रहा है। और आज देश की नदियां की स्थिति देखी तो लाखों वर्षों से नदियां बह रही है। और मुझे लगता है कि नदियों के तट पर ही, तटीय क्षेत्र में ही मानवीय संस्कृति का उदय हुआ। इसीलिए शायद नदी को कहा गया होगा, सॉरी, पानी को कहा गया होगा जीवन। तो ये उदय होते हुए संस्कृति उसकी नदियों के तटियों पर हुआ। और ऐसे माहौल पर चलते समय आज नदियों की जो हालत है, जो हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति में नदियां, अ, जो 1947 में भारत की आजादी मिलती है, उस आजादी में हम वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाते हैं, तो सुजलाम सुफलाम भारत की हम जब बात करते हैं, तब ब्रिटिशों का हस्तक्षेप हुआ था। इसीलिए सिर्फ 250 गांव में, देहात में पानी की समस्या थी, पानियों का दुर्भिक्ष था। नहीं तो जैसलमेर, बीकानेर जैसे शहरों में भी पानी पर्याप्त था। लेकिन आज हमने विकास के दौर पर जो काम किया है, उसमें पानी का भी नियोजन हमने किया। उस पानी के नियोजन में हमने आज लगभग, इस भारत गांव का ही है, 7 लाख गांव का ये देश है, उसमें आज लगभग 3 लाख गांव में पानी का दुर्भिक्ष है। तो लास्ट 60-70 ईयर से जो हमने विकास किया है, उस विकास के तौर पर जो हमने नदियों को पर जो बांध लगाए गए, डैम लगाए, उसके कारण ये समस्या होती जा रही है। 1992 से हमने देखा तो वहां अमेरिका में डैम निकालने की प्रयास हो रहा है। और जैसे मराठी में कहावत है कि पुढच्याच ठेस मागच्याच शहाणपण। लेकिन भारतीय लोग अपना सयानापन और सादगी जो थी वो भूल गए हैं। इसी के कारण ये शहरीकरण, औद्योगिकरण के लिए डैम बनाए गए। और हमें ऐसा लगता है कि जहाँ, मतलब क्योंकि शहरों के लिए ये पानी की समस्या जो थी वो शहरों के लिए की गई। और शहरों के, जो किसानों के लिए लगता था कि किसानों के लिए, खेती बनाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये शहर के लिए किया गया है। और डैम बनाते समय, हम जब नदी बहती थी लाखों वर्षों से, तो नदी जब उगम से लेकर उनके मुखिया तक, वो हमेशा सभी गांव को, सब तटीय क्षेत्र पर समृद्ध करती आई। लेकिन हमने जो डैम बनाए, उसी के कारण वहां पर पानी को रोका दिया गया। उससे नदी को रोकने के कारण जंगल भी डुबो दिए। और आगे जो गांव थे, आगे का क्षेत्र जो नदी का था, वो बंजर होते गया।
इसी के कारण आज पानी की समस्या मात्रा जो है, हमारा नियोजन उसमें होने के कारण बहुत समस्या झेल रहे हैं। और इसका नतीजा आज पानी की समस्या पूरे देश भर में जो हम देख रहे हैं वो बहुत कठिन ही समस्या है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मतलब जैसलमेर और यहाँ पर बीकानेर में 100 मिलीमीटर भी बारिश थी, तो भी वहां पर पर्याप्त था। लेकिन आज बहुत सारे देश भर जो समस्या होती जा रही है पानी की, वो बहुत कठिन समस्या है। और मुझे ये कहना है कि डैम नदी पर लगाए गए वो क्योंकि बारमाही खेती के लिए, और बारमाही खेती जो थी वो शहरों के लिए की गई। और शहर बढ़ने से कारण शहर पूरे कार्बन कार्बन एमिशन करने वाले सारी चीजों पर चल रहा है। उसका उत्सर्जन कार्बन होने के कारण वहां पर जो तापमान वृद्धि है और बढ़ती जा रही है। और तापमान वृद्धि के कारण ही आ, गांव की समस्या, खेती समस्या और बारिश की समस्या होती जा रही है, ये हम देख रहे हैं। तो मुझे ये कहना है कि नदियां लाखों वर्षों से चल रही थी, लेकिन हमने रोक कर, हमने विकास के नाम पर जो नदियों को रोका है, और हमारा नियोजन जिससे शुरू हुआ, और उसके कारण ये नदी की आज स्थिति हम देख रहे हैं। तो ये हमें डैम जो है निकालना जरूरी है। और नदी का बहना उसका स्वभाव है, उसे स्वभाव से चलने के लिए सबने कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मुझे कहना है। और इसके कारण ही तापमान बढ़ते जा रहा है। और तापमान बढ़ने के कारण आज परिस्थिति, आज देखिए इस समय इस साल में हमने देखा कि बारिश जो है आ, दुगना बारिश होने के कारण मई से लेकर अक्टूबर तक बारिश हुई। और इसके कारण हमने देखा कि जो खेती जो है ध्वस्त हो गई। और अभी जो आने वाली समस्या खेती की है वो शहरों के कारण हो रही है। वातावरण में कार्बन उत्सर्जन बड़ी तेजी से हो रहा है। और जो हमने देखा है 480 करोड़ की पृथ्वी की जो प्रयोगशाला है, उसमें हमने देखा तो करोड़ों वर्ष धरती की ये प्रयोगशाला में जीव सृष्टि जो है, बायोडायवर्सिटी बढ़ती गई। लेकिन 411 करोड़ वर्ष पहले एक सेल्स का उगम होता है, और 200 करोड़ वर्ष पूर्व दो सेल का संयोग होकर आज वो उती संस्कृति बढ़ते गया। और वहां पर 192 ईयर्स पहले हरित वनस्पति क्लोरोफोल जो बताया जाता है, क्लोरोफिल, उसके कारण जो वातावरण का कार्बन डाइऑक्साइड वायु है वो एब्जॉर्ब करते गया। और उसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, और ऐसे ऐसे बायोडायवर्सिटी बढ़ती गई। 45 ईयर्स पहले, 45 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर सागर से जमीन की सतह पर ऐसी जीव मात्रा आने लगी, और उसकी बायोडायवर्सिटी जो है वो बढ़ती गई। 70 लाख वर्ष पूर्व जो है ह्यूमन बॉडी जो है वो क्रिएट होती गई। और तब से लेकर आदिमानव की जीव जाति से लेकर 10-12 हजार पहले कृषि युग में ये मानव जाति आई। और उन्होंने कुदरत को देखा कि नैसर्गिक खेती कैसे, किस तरह से हो जाती है। वैसे ही उन्होंने सीखी कुदरत से, और उन्होंने खेती कृषि युग शुरू हुआ। यह 10-12 हजार कृषि युग वर्ष चलते चलते 1756 में पहली बार जेम्स वेट का स्टीम इंजन आता है। और स्टीम इंजन जब उसका संशोधन होता है, तब जेम्स वेट को भी समझ में नहीं आया। वे अपने जगह पर प्रामाणिक होकर भी उन्हें पानी ने के लिए जो ऊर्जा लगेगी, और ऊर्जा जो यूज होगी उसके बाद जो कार्बन एमिशन होगा, उसका ध्यान न रखने के कारण जब से मतलब 1756 में जो कार्बन उत्सर्जन हुआ, वो आज भी कार्बन डाइऑक्साइड में वातावरण में वैसा ही पड़ा हुआ है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के गुणधर्म ही ऐसे है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु खुद वह उष्मा होने के कारण उष्माग्राही है। और वो हवा को, उसका लाइफ लगभग से 600 से 800 करोड़ वर्ष तक है। और इसके कारण आज भी कार्बन डाइऑक्साइड वायु जो
250 सालों में हमने जो विकास किया, सब ये जो यंत्रमाग चल रहे हैं, इस यंत्र को ऑक्सीजन की मात्रा और जो ऊर्जा लगती है, इसके कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड वायु बढ़ते जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड वायु बढ़ने के कारण तापमान वृद्धि होती जा रही है। तापमान वृद्धि के कारण हवामान बदल जो हम देख रहे हैं, इसके ये नतीजे हैं। तो उसके नतीजे आज तक क्या आए हुए हैं, ये रिपोर्ट में मैं बताती हूँ आपको कि 2013 में पहली बार माउना लोआ या इस शहर पर जहाँ जागतिक हवामान संगठन के लगभग इस दुनिया में 4000 केंद्र है, तो वहां पर पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 400 पीपीएम की मिली। एक पीपीएम मतलब 300 करोड़ टन। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है 1756 से, जब से जेम्स वेब का स्टीम इंजन आया, तब से हमने देखते आए हैं। तो वहां पर पहली बार ऐसा मात्रा मिली, तब संशोधन साइंटिस्ट जो है वो जग गए। उन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसे 100 पीपीएम कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और तुरंत 2 साल में ही मई 2015 में अंटार्कटिका या अस्पर्श खंड पर भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 400 पीपीएम की मिली। तब साइंटिस्ट ने एक दुनिया के राष्ट्र प्रमुख को सभी को ये बात बताई। तब जाकर दिसंबर 2015 में पहली बार पेरिस में एक एग्रीमेंट होता है, और दुनिया के 196 कंट्री के राष्ट्र प्रमुख वहां पर आकर एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट किया जाता है। उस एग्रीमेंट का उद्देश्य यही है कि जीव जातियों के साथ मानव जाति, ह्यूमन राइट्स अगर बचानी है हमें, तो 1756 से लेकर हमें 2 अंश सेंटीग्रेड की मात्रा जो है तापमान की रोकनी चाहिए। और इस ऐतिहासिक करार पर सभी राष्ट्र प्रमुख ने 1 साल के अंदर सिग्नेचर की है कार्बन एमिशन रोकने के लिए। लेकिन अगस्त 2016 में एक दूसरा रिपोर्ट आता है डब्ल्यूएमओ का, कि हर साल में धरती का औसत टेम्परेचर 0.20 अंश सेंटीग्रेड से बढ़ रहा है। तो अगस्त 2016 को ऐसा रिपोर्ट जब बताया गया, तब 2016 से लेकर 2017, 18, 19 और 20 में 1 साल में 5 अंश सेंटीग्रेड का औसत टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। और दिसंबर ये एग्रीमेंट होने के बाद अगस्त का रिपोर्ट आता है। तुरंत मार्च 2017 में डब्ल्यूएमओ की का एक रिपोर्ट आता है। उसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि धरती के टेम्परेचर के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम एक अज्ञात प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हमें इतनी ही बात समझ में आ रही है कि एबनॉर्मल इज अ न्यू नॉर्मल। जो जो कुछ हो रहा है वो एबनॉर्मल होते जा रहा है। तो उन्होंने यह बात कहने के बाद हम देखते हैं कि हमारी हवामान संगठन कुछ भी बातें करती देख रहे हैं हम। उनके बारे में कोई अभ्यास न होने के कारण देश की जो स्थिति है, इसके बारे में जो कुछ बताया जाता है, और फिर उसके आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आते हैं कि यंदा पाउस भरावा वगैरह वगैरह जो पढ़ा पढ़ा जाता है हम। तो ये लोग गाफिल रहते हैं कि अरे इस साल में हम हमेशा की तरह बारिश होने वाली है, और जो मतलब नेहमीच येतो पावसाळा वगैरे वगैरे असं लोकांना वाटत राहतं। तो ऐसे कारण लोग गाफिल रहते हैं। इस ये गाफिल रखने के लिए मीडिया अच्छी तरह से काम कर रही है, और जो वैज्ञानिक रिपोर्ट है वो दुनिया तक या हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश और जिम्मेदारी सरकारों की तो है ही, उसके साथ प्रसार माध्यमों की है। लेकिन प्रसार माध्यम यह सत्य छिपाने का ही काम कर रही है, ऐसा हमारे सामने आ रहा है। तो 2017 का मार्च का रिपोर्ट आने के बाद नवंबर 2017 में एक ऐसा रिपोर्ट मतलब बॉन में एक परिषद होती है कि 2015 का एक एग्रीमेंट होकर भी कोई राष्ट्र प्रमुख आज तक कार्बन एमिशन
कम करने के लिए कोई, मतलब जर्मनी न्यूजीलैंड जैसे दो, ऐसे एक दो कंट्री देखे, तो उसके अलावा कोई भी नहीं कर रहा है। तब जाकर 2017 नवंबर को वापस एक बॉन में, जर्मनी के बॉन में, वहां पर एक परिषद होती है WMO की। वहां के मुख्य जो है पेटरी टल्लास, उन्होंने क्या कहा कि लगभग 50 इयर्स तक टेम्परेचर इस स्थिति से ही बढ़ते जाने वाला है, और टेम्परेचर इरिवर्सिबल हो गया है। इसका मतलब है कि 50 साल के अंदर सब कुछ जीव सृष्टि, बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है, उसका यह कहना है। लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद कार्बन एमिशन रोकना जरूरी था, लेकिन उसे रोक नहीं लगाया गया, और उल्टा कि जो अर्थव्यवस्था के सूत्रधार है और इकोनॉमी के, उन्होंने, उनको लगा ऐसा कि हमें अभी प्रॉफिट कमाने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए उन्होंने और जल्दबाजी में और कार्बन एमिशन करने वाले हर एक प्रोजेक्ट, और यहाँ ये हमारे देश में भी लाए गए, हर एक आज देश में जो मेट्रो, मोनोरेल या बुलेट ट्रेन, ये सारी चीजें जो है ना, वो अर्थव्यवस्थाओं के सूत्रधारों ने की हुई रचना है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी सुविधा के लिए ये सारी चीजें हैं क्या? ये ऐसा नहीं है, उनकी प्रॉफिट के लिए ये सब कुछ काम किया जाता है, और सरकारें बिकी जाती है इसके कारण ही। तो 2017 का बॉन्ड की परिषद होने के बाद हमने देखा कि 2018 में तो और लगभग 3,800 करोड़ टन इतना कार्बन एमिशन हर साल में होते गया, और 0.20 की मात्रा हर साल होने के कारण 2016 से 2000, 5 साल में 1 अंश सेंटीग्रेड की मात्रा पृथ्वी के औसत टेम्परेचर बढ़ता गया, और 2020 तक ये जो कार्बन एमिशन को रोकने के लिए पेरिस एग्रीमेंट किया था, जहां पर 196 कंट्रियों के राष्ट्र प्रमुख ने सिग्नेचर किया था, वादा किया था लोगों के बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि वो असफल हुआ। जहां 1.2 अंश सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी हमने जब एग्रीमेंट हुआ तभी करके रखा था, और उसके बाद 1 अंश की मात्रा होती है उस सेल्सियस की, तब 2.2 की औसत हम टेम्परेचर धरती के उसमें और बढ़ोतरी की है। जो एग्रीमेंट कहता है कि जीव सृष्टि को हमें बचाना है तो 2 अंश सेंटीग्रेड हमें रोकना है, हम तो 2020 में ही 2 अंश सेंटीग्रेड क्रॉस किया, और अभी 2025 अगस्त में पॉइंट, सॉरी, 1 अंश सेंटीग्रेड, 5 साल में 1 अंश सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी, ये पृथ्वी के इतिहास में अभूतपूर्व इंक्रीज कभी भी हुई नहीं है, और इस समय ये ऐसे होते जा रहा है। तो अगस्त 2025 में 1 अंश सेंटीग्रेड और बढ़ा, इसके कारण आज पृथ्वी का औसत टेम्परेचर 3 अंश सेंटीग्रेड जो हमने बढ़ा कर रखा है। जब जेम्स हैंसन जो नासा के संचालक थे, उनका एक ग्रंथ है जो 2009 में आया। 2009 में उन्होंने कहा था कि स्टॉर्म ऑफ माय ग्रैंडचिल्ड्रन, ये उनका ग्रंथ है कि मेरे पोते के लाइफ में आने वाले तूफान। 2009 में उन्होंने यह बात बताई, लेकिन 2022 में जेम्स हैंसन बोल रहा है स्टॉर्म ऑफ माय लाइफ। तो 2 जनरेशन, 9 साल, 10 साल में गया क्या? हमने हमें सोचना चाहिए कि किस रफ्तार से हम तापमान वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने तभी 2009 में ये बात कही कि द ट्रूथ अबाउट द कमिंग क्लाइमेट कैटास्ट्रोफ एंड आवर लास्ट चांस टू सेव ह्यूमैनिटी, मानव जाति को बचाने के लिए ये दशक पर्याप्त है। जो उन्होंने 2009 में बात कही थी, वो 2020 में, जैसे भी पेरिस एग्रीमेंट की मैंने बात की, वो टेम्परेचर बढ़ते 2020 में 2 अंश सेंटीग्रेड की जीव सृष्टि को बचाने की कोशिश जो थी, वो फेल हो चुकी है, और अभी 3 अंश सेंटीग्रेड में हम गए। जेम्स हैंसन ने ये जब किताब लिखा, तब उन्हें नासा के संचालक पद से हटाया गया।
जो सत्य उन्होंने कहा है कि हम 30 इयर्स से व्हाइट हाउस को बताते जा रहे हैं कि टेम्परेचर, हवामान बदल जो हो रहा है, तापमान वृद्धि होती जा रही है। लेकिन इस किताब में जेम्स हैंसन कहते हैं कि ओबामा छोड़कर सभी राष्ट्र प्रमुख अमेरिका के एक तो ईंधन लॉबी के हिस्सेदार थे या मालिक थे। तो दुनिया भर ईंधन का यूज होना, उससे प्रॉफिट होना, ये उनका उद्दिष्ट होने के कारण उन्होंने इस साइंटिस्ट की बात अनसुनी कर दी। और इसका नतीजा आज हम किस दौर पर चल रहे हैं, ये सोचना चाहिए। हम विज्ञान के भरोसे पर रहते हैं कि जब 2005 में पहली बार 26 जुलाई को मुंबई बाढ़ से डूबती है, उसके बाद एक महीने के अंदर अगस्त में न्यू ऑर्लिन्स शहर भी डूबता है, और उसके बाद शंघाई भी डूबता है। इतने दुनिया के सबसे बड़े 3 शहर जब डूबते हैं बारिश की बाढ़ में, तब जाकर आईपीसीसी कहती है कि हाँ, तापमान वृद्धि है। जो 2005 में उन्होंने कहा कि तापमान वृद्धि है, उसका विज्ञान उत्तर देता है कि इरिवर्सिबल तापमान वृद्धि हो गई है 2017 में। सिर्फ एक सेंटेंस बताने के लिए, ये सत्य कहने के लिए विज्ञान को लगभग 12 साल का समय गया। तो हम आज अगर विज्ञान के भरोसे पर रह रहे होंगे कि विज्ञान कुछ ना कुछ इस पर हल निकालेगा, तो विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है। ये हमें सोचना चाहिए। तो इस स्थिति में आज हम गए हैं कि ये उन्होंने कहा है कि अगर 2 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब धरती का औसत बढ़ेगा, तब प्लायोसिन कालखंड में हम जाएंगे। प्लायोसिन कालखंड धरती का 30 लाख वर्ष पूर्व था, जहां 80 फीट पानी ऊपर था सतह पर। तो इस स्तर पर हम जाने वाले हैं। हम देखें कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड का बर्फ, जो ग्लेशियर जो है, बड़ी तेजी से पिघल रहा है। और लगभग अंटार्कटिका का 2-3 साल पहले एक 5,000 चौरस किलोमीटर इतना बड़ा ग्लेशियर टूटकर निकल गया है समुन्द्र की ओर। इसकी वजह से समुन्द्र की सतह भी बढ़ती जा रही है, और समुद्र की सतह बढ़ने के कारण ही आगे होकर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। मतलब कोस्टल में रहने वाले लोग समुद्र की सतह बढ़ने के कारण, और यहाँ बीच में रहने वाले लोग, जो हम विदर्भ मराठवाड़ा जो कहते हैं, तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक, ये जो क्षेत्र है भारत का, यह क्षेत्र मध्य क्षेत्र होने के कारण, यहाँ तापमान वृद्धि के कारण ये बंजर होते जाएगा। मतलब आने वाले 3-4 साल में अगर विदर्भ के लोगों को खाली नहीं करवाया, तो लाखों की तादाद पर लोग तुम्हें उष्मा के कारण मरते हुए देखेंगे। यह स्थिति पर हम पहुंच गए हैं। और सरकारें जो है, आज भी वहां पर गढ़चिरौली के विकास के कारण गढ़चिरौली का जंगल जो है नष्ट कर रहे हैं। ये हसदेव का जंगल नष्ट किया करते जा रहे हैं। हजारों हेक्टर का। निकोबार के लोग जो आज भी आदिवासी नग्न अवस्था में रह रहे हैं, उनके लिए एयरपोर्ट चाहिए। इसीलिए हम वहां का जंगल नष्ट कर रहे हैं। किसके नाम पर किस क्या काम कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए। यहाँ पर मुंबई में भी हमने देखा तो आरे का जंगल हर दिन काटते जा रहे हैं, हर एक विकास संकल्पना के बीच में। तो ये हमें सोचना चाहिए कि विकास की दौर जो हमने आज 60-70 सालों में जो करते जा रहे हैं, इसके रोजगार का एक बताया जाता है। लेकिन रोजगार का प्रॉब्लम तो हम देखते हैं कि 60 साल से विकास ही हो रहा है, 60 साल से प्रोजेक्ट ही आ रहे हैं। हर हर विकास संकल्पना में यही बात बताई जाती है, तो फिर बेरोजगारी की बात क्यों होती है, ये भी सोचना चाहिए। और खेती, जब यह देश किसान प्रधान था, तो किसान प्रधान खेती में कोई रोजगार की समस्या नहीं थी। है जो खेती थी, वो खेती पर्याप्त थी हर फैमिली के लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किस स्थिति में ये सब होते जा रहा है। और ये विकास के तौर पर जो यंत्रमाग हमने लाया, उससे कार्बन उत्सर्जन जो हुआ, उसके कारण हवा तपती गई, इसके कारण बारिश पर विपरीत परिणाम होते जा रहे हैं। इसके कारण बारिश एक तो ज्यादा या अवर्षण होते जा रहा है, इसके कारण खेती नहीं होती जा रही है।
तो खेती न होने की जिम्मेदार कौन है? तो ये शहर है, शहर के उद्योग है, और शहरीकरण उसके लिए जिम्मेदार है। ये हम कब सोचेंगे इसके बारे में? आज भी अभी मैंने जो लेक्चर सुने पांडुरंग सर का, तो उन्होंने जो बताया कि खेती में भी उत्पादन जरूरी है। तो खेती धरती ने इसके लिए बनाया ही नहीं था। खेती से उत्पादन होने के कारण जो आने वाला उत्पादन है उससे तुम क्या खरीदने वाले हो? जहाँ तो सोचना चाहिए कि यही तो ना शहरों ने बनाया हुआ यंत्र हम खरीदना चाहते हैं। मतलब हमारे घर में भी टीवी, एसी, सब कुछ चीजें होनी चाहिए, मोबाइल, सारी सारी चीजें होनी चाहिए। हमारे घर में भी मोटर होनी चाहिए। अगर यही चीजें किसान भी खरीदने लगा, तो फिर शहरों ने बनाया हुआ औद्योगिक शहर, ये जो जल दुनिया है, वो चलती रहेगी, और इसके कारण कार्बन उत्सर्जन होता रहेगा। ये एक दुष्ट चक्र है, ये हम कभी तोड़ेंगे? हम विनाश के कगार पर खड़े होकर भी आज भी हम नहीं इसके बारे में विचार करेंगे, तो किस स्थिति में हम है, ये सोचना चाहिए। और विज्ञान की बात अलग हो रही है। विज्ञान जो है, वैज्ञानिक आज के जो चंद लोग हैं वैज्ञानिक, हमारे देश में तो विज्ञान के पद पर बैठे हुए तंत्रज्ञ है। उनको विज्ञान की भाषा आती नहीं, ना विज्ञान उन्हें पता है कुछ स्थिति में हम है। मतलब आज भी तापमान वृद्धि की बात कोई वैज्ञानिक कर नहीं रहा है। जिन जिन के नाम लूं, आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि अरे, हम इनके मुंह से कभी बात ये सुनी नहीं। तो ये तापमान वृद्धि की बात छिपाने का काम मीडिया अच्छी तरह से कर रहा है, और इसके हमारे लोग जो है अनभिज्ञ होने के कारण यह बात लोगों तक पहुंचाई नहीं जाती। इसका नतीजा दिन में दिन तापमान वृद्धि, हम मतलब मैं बोलूं कि विनाश के कगार पर हम जा रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसके उपाय क्या है, उसके उपाय हम देखते जाएंगे। तो मैं कहूंगी कि धरती को शरण जाना यही एक उपाय है। जो उन्होंने बनाई चीजें है, तो मतलब नैसर्गिक, जो मैंने कहा कि नैसर्गिक खेती, और दूसरा है मतलब जो हमारे निकट है कि हवा, पानी, और अनाज। तो इसमें से अनाज नैसर्गिक पद्धति से होना चाहिए। जो कपड़े के बारे में हम बताते हैं, तो चरखा हाथ जो है, गांधी जी का चरखा से प्रतीक नहीं रहा अभी। गांधी जी की विचारधारा, उनका अनुशासन यही है कि ये दुनिया को बचाने के लिए चरखा भी उपयुक्त हो सकता है। तो ये इस धारा से हमें विचार करना चाहिए। सदियों से भारतीय संस्कृति, जो मैं कहूंगी कि माया, इंका, रोम जैसी संस्कृति का उदय भी हुआ, अंत भी होते हुए देखा हमने, लेकिन भारतीय संस्कृति प्रवाही रही। इसका कारण भारतीयों में जो सादगी और सयानापन था, वह वो टिका हुआ था। आज हम पाश्चात्य का अनुकरण करते जा रहे हैं। जिस विकास संकल्पना इस देश पर दौड़ कर रही है, ये बहुत ही गलत साबित होता है। भारतीय तत्वज्ञान जो है, वो दुनिया को आज भी रोकने की या अ, करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन भारतीय आबादी अगर जो है वो देखने लगे कि पाश्चात्य का ही अनुकरण करने चाहेंगे, तो भारत ही दुनिया को खत्म करने की भी ताकत रखता है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी सादगी, हमारा सयापन अभी जगाना जरूरी है। और मतलब भारत में ही तो विकास की संकल्पना हुई थी। कणाद ने कहा था कि कण से पदार्थ बनता है। यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी हुई, यहाँ पर शून्य का संशोधन हुआ, दशमान पद्धति भारत ने दी। तो भारत के पास ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं था, लेकिन भारत में ये भी सयानापन था कि धरती पर कोई भी जो आविष्कार है उसके, उसे इस क्षति पहुंचाना हमारा फर्ज नहीं है। अगर वो तभी करते, अभी मतलब 8,000 साल पहले ही, तो आज ये ह्यूमन राइज हमें दिखती क्या? तो पाश्चात्य ने जो आविष्कार किए गए, वो अब मतलब जेम्स हैंसन, सॉरी जेम्स वेट हो या एडिसन हो, या सारे चीजें अपने अपनी जगह और प्रामाणिक थे। लेकिन आने वाले समय पर कार्बन उत्सर्जन उसके बाद होने वाले के कारण क्या होगा, ये उन्होंने भी सोचा नहीं था। जब 1830 में जब पहली बार पता चला कि कार्बन एमिशन का परिणाम, दुष्परिणाम क्या हो सकता है, तो तब हमें रोकना जरूरी था। लेकिन न रोकते हुए साम्राज्यवाद, वसाहतवाद के कारण इस देश जो दुनिया भर में
जो साम्राज्यवादी थे उसमें सिर्फ नफा यह उद्दिष्ट रहा। इसके कारण इस दुनिया ने दो वर्ल्ड वॉर देखे, और उसके नतीजे भी, उसके दुष्परिणाम भी लोगों ने भोगे हैं। तो इसे मुझे लगता है कि इससे सयानापन होना चाहिए। आज भी हम देख रहे हैं कि किस तौर पर इंसान मतलब उष्माघात से ये मृत्यु की तादाद बढ़ रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें यह प्रबोधन उसका होना जरूरी है। और हर चीजों पे पानी की मात्रा, जब मैं नदियों के बारे में मैं एक चीज बोलना भूल गई कि एक बात कही जाती है कि नदी जोड़ प्रकल्प लाना जरूरी है। नहीं। और ये भी बात कही जाती है, अभी गडकरी जी भी एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि नदी का पानी वेस्ट होता है, उसे रोकना जरूरी है, समुद्र में जाकर उसका पानी वेस्ट हो जाता है। तो ये गलत फहमी है। विज्ञान क्या कहता है, ये कहना समझना जरूरी है। नदी सदियों से चलती आई है, उसका प्रवाह रहा, वो बहती रही और वो समुद्र को जाकर मिलती रही। इसीलिए जीवन समुद्र का जो 70% लोग कोस्टल पर मतलब समुद्री जीवन अनाज पर जीवित है। तो ये समुद्र 200 नॉटिकल तक मतलब जो नदियों का पानी उसके अंदर जाता है। इसलिए मीठे पानी से समुद्र जीवित है। अगर नदियां समुद्र को नहीं मिलेगी तो समुद्र मृत होते जाएंगे, उपक्षार के स्तंभ होते जाएंगे। ये उन्हें आज तक समझ में नहीं आता है, इसी के कारण नदी जोड़ प्रकल्प लाए जा रहे हैं। यहाँ मतलब राजस्थान की गंगा को तुम राजस्थान में लाना चाहते हो। इतना बड़ा मतलब एक एक वो साधु की कहानी है ना कि पंडित, चार ज्ञानी पंडित जो रहते हैं, और मरे हुए टाइगर को मतलब बाघ को जीवित करते हैं। कोई हड्डियों को इकट्ठा करते हैं, कोई उस पर चमड़ी बिठा देते हैं, और फिर तीसरा जो चौथा जो है उस पर प्राण फूंकता है कि अरे तो जीवित होकर क्या करने वाला, बाघ सामने क्या करेगा। उस स्थिति से हम जा रहे हैं कि हम ज्ञान की मात्रा जो बेसमझदार होने के कारण जो बढ़ाते जा रहे हैं, वो हमारे ही विनाश पर ऊपर आ रही है। ये हमें सोचना चाहिए। नदियां बहती रही, उसे बहना उसका स्वभाव है, वो समुन्द्र की एक प्रक्रिया है। वो समुद्र में पानी जाना, मीठा पानी जाना जरूरी है। इसके लिए समुद्र जीवित है। अगर आज देखेंगे कि सिंधु का नतीजा 9% सिर्फ पानी अरब समुद्र में जा रहा है। और एक इजराइल का उदाहरण लेंगे हम, जॉर्डन नदी जो है, इजराइल ने जॉर्डन नदी को पूरे तरह से रोक कर रखा। इसके कारण आगे पानी जॉर्डन नदी का गया नहीं। वहां पर जो समुद्र है, मृत समुद्र है, वहां पर सिर्फ क्षार के स्तंभ है। तो हम पूरी मात्रा को समुद्र को मृत करने जा रहे हैं क्या। तो ये आविष्कार धरती ने एक तत्व है, उस तत्व का एक ज्ञान है। उस ज्ञान न समझते हुए हमारी बुद्धि लगाकर जो कुछ हस्तक्षेप करते जा रहे हैं, उसे रोकना जरूरी है। आज भी महाराष्ट्र सरकार ने 5 करोड़ वृक्ष लगाने की बात की है। लास्ट 2 साल पहले भी उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन उसका नतीजा कुछ हुआ हमने देखा नहीं। लेकिन सरकारें विकास के तौर पर जो प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, उस पर जो जंगलों का ह्रास होते जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने अभी पहले भी बताया कि हसदेव ये हो, निकोबार का हो, या यहाँ आरे का भी हो, गढ़चिरोली हो, ये सारे जंगल कटते जा रहे हैं प्रकल्प के नाम पर। तो ये रोकना जरूरी है। हर साल हमारी दैनंदिन जरूरी करने के लिए लगभग 1500 करोड़ वृक्ष जो है वो तोड़े जा रहे हैं। ये रोकने की कोशिश है, वृक्ष लगाने से ज्यादा रोकने की जरूरत है। और वो नहीं होते हुए हम जब पेड़ लगाने जाओगे तो ये जंगल और पेड़, उसमें बहुत एक फर्क है कि जंगल एक परिसंस्था है धरती की, और पेड़ एक पेड़ होता है, उसका एक अलग ये है। और जंगल की परिसंस्था जो है वो पेड़ नहीं बना सकते, हम जंगल नहीं बना सकते। ये सोचना चाहिए। और इस स्तर पर हमें आज से मैं वही बात बताई कि ये सारी चीजों रोकने के लिए हमें धरती को शरण जाने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और जो कुछ मैंने आज आपको कहा और जो आपने सुना,
इस पर आपकी कोई राय हो या सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मैडम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही मैम, आपने जो भी कहा, उसके परे जाकर, जैसे आपके इंट्रो में जब सर पढ़ रहे थे, तो दो चीजें थी अबाउट द नेचुरल फार्मिंग एंड द मड हाउसेस, उसके बारे में भी थोड़ा सा रखिएगा। केरला में लॉरी बेकर, ये एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। वो लोग गांधी जी के विचारों से प्रबल हुए थे और उन्होंने यहीं पर वे रहे। और केरला में आज भी वह संस्था काम कर रही है। उससे हम महाराष्ट्र के लगभग 4 साल पहले महाराष्ट्र के आह्वान किया था कि हम वहां जाकर ये घर बाम्बू कूड़े के बनाने के लिए सीखने जाएंगे। तो एक टीम हमारी यहाँ पर से गई और वहां पर एक 10-15 दिन रहकर ये सारी चीजें सीखी है। और वे प्रबोधन भी करते हैं। और कुंदन राउत जो डहाणू नरपड़ में एक हमारे कार्यकर्ता है, वो ये सारी चीजें आगे जाकर करते हैं। हम शिविर भी लेते हैं। तो ऐसे घर कैसे बांधे जा सकते हैं। और दूसरी चीज जो बताई, जो कपड़ा बुनना है तो चरखा ये एक उत्तर है। मतलब मैनचेस्टर को उत्तर देने के लिए गांधी जी ने कोई आंदोलन करने की चाहिए या न्यायालय में न्याय मांगने नहीं गए। उन्होंने चरखा निकाला, देश को चरखा सिखाया, मतलब देश ने चरखा सीखा और अपने आप कपड़े बनने के लिए शुरुआत हो गई। तो पर्याय ये है कि अगर चरखा हाथमाग जो है उस पर मैं हाथमाग भी सीखी हूँ, तो उस पे कपड़ा बुनना या आसान चीज है। उसमें कोई ईंधन नहीं लगता, उससे कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। और ये हमें सोचना चाहिए। ये मासूमपन नहीं है, ये सयानापन है, ये सोचना चाहिए। अगर हम विकास चाहते हैं या हम लाइफ चाहते हैं, हमें लाइफस्टाइल चाहिए या लाइफ चाहिए, ये एक बार सोचना जरूरी है। और नैसर्गिक खेती, उसके भी हम शिविर लेते हैं। मैं खुद किसान हूँ। और तो यह इस तरह से खेती भी हो सकती है। आज भी बारिश हो रही है तो खेती होगी। लेकिन जहरीली रासायनिक खाद के कारण खेती कैसे ध्वस्त हो गई, हमें यह सोचना चाहिए। और खेती और चरखा हाथमा और उसके बाद कूड़े के घर, यहाँ पर भी ईंट जो बनाई गई मिट्टी से बनाई जाती है। और उसके लिए कुछ नहीं लगता और कुछ एनर्जी ऐसी यूज नहीं की जाती है जो हमने क्रिएटिव की है। और वो इस तरह से उसका ये नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि तीन ही चीजें जरूरी है। और हवा, पानी, अनाज, जो आज भी मुफ्त में बोलूंगी वैसे मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा मकान जो है और कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान जो हम बताते हैं हमेशा, तो मकान और कपड़ा इस तरह से बनाया जा सकता है। भारत में बंगाल में हम देखेंगे तो वहां पर एक साड़ी, अभी भी 10 साल पहले रुया में एक प्रदर्शन हुआ, वहां पर मैचेस में रहने वाली एक साड़ी थी। तो इतनी सादगी से, इतनी सुंदरता से, इतने तलम से यहाँ पर कपड़ा बुना जाता था। फिर हमें यंत्रमाग की क्यों जरूरत पड़ी, यह भी सोचना चाहिए। ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर क्यों लादा ये सारी चीजें, ये भी जरूरी है। व्यापार उनका मकसद था, लेकिन ब्रिटिशों की रीत, ब्रिटिश गए लेकिन उनकी रीत व्यापारीकरण, जो हमने औद्योगिकरण, ये हमने आगे रखा। इसका, ये जो गांधी जी को अभिप्रेत नहीं था, लेकिन उसी दौर दौर पर हम गए और इसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे बना सकते हैं। किसी को चाहिए तो मैं कुंदन राउत का नंबर देती हूँ, उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके उनके यहाँ पर हमेशा शिविर चलते रहते हैं, हम शामिल हो सकते हैं, सीख सकते हैं। हम्म। थैंक यू मैम। बहुत सारे, मतलब कि सब मिलके प्रयास करना बहुत जरूरी है, तभी
जैसे हमारे मेंटर डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हमेशा कहते हैं कि एक तो सादगी से जीना है। जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि महात्मा गांधी जी वो सादगी से जीते थे, इसलिए आज भी वो आइडियल है सभी के लिए। तो बस। वेयर टू फॉलो इन दैट पाथ, कि हमें वैसे जाना ही चाहिए। और दूसरी चीज जैसे कि आपने जिक्र किया बीच में कि हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हमेशा कहते हैं कि हर नदी अविरल निर्मल और स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी वो जाके सागर तक पहुंच सकती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपके टॉक में बार बार आ रहा है कि नदी के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, वो अपने तरीके से बहे, मतलब तभी तक वो सागर तक जा सकेगी। और सागर जिंदा रहेंगे तो ही हम, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट ऑल द बींग्स ऑन द अर्थ प्लेनेट वो जिंदा रहेंगे। तो हम हमारा ही सोचते हैं एज ए ह्यूमन बींग्स, लेकिन सारे बींग्स के लिए जरूरी है सागर को बचाना। तो इसलिए हम सब मिलके उसके लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि आप इतने सालों से ये सारा काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत सैल्यूट मैम आपके सारे काम के लिए। और जैसे कि हम अभी भी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारा ये वेबिनार का मकसद यही है कि आपके जैसे जो महानुभाव ऑलरेडी कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 50 साल से काम कर रहा है, वो जब यहाँ आते हैं उनसे, हमें ही नहीं जो भी ऑनलाइन देखते हैं उनको एक नई दिशा और गति मिल जाती है कि प्रकृति के लिए हमें कैसे काम करना है, क्योंकि उन्होंने वो सब करके देखा है। तभी तो वो बता सकते हैं कि हाउ टू लाइव लाइफ। तो इसलिए तो हमारा यही मकसद है कि जब तक ऐसे सारे गेट टुगेदर नहीं हो गए, ये सम्मेलन है हम ऐसे समझते हैं, सत्संग है। और जब सत्संग में कोई जाने लगता है तभी संवाद बढ़ता है, और जब संवाद बढ़ने लगता है तो सहअभ्यास शुरू हो जाता है। जैसे कि आज आपसे और जो कुंदे सर थे उन आप दोनों से जो हमें मिला कि एक जैसे कि ये अभ्यास शुरू हुआ कि ऐसे भी एफर्ट्स किए जा सकते हैं। और जब ये सहअभ्यास बढ़ने लगता है तभी सहकार्य की भावना, और जब सहकार्य बढ़ेगा तो ही सहयोग हो सकता है, ऐसे हमें लगता है। तो यही हमारी कोशिश रहती है हर बार कि हम ये सारी चीजें जरूर कर सकते एक दूसरे के साथ मिलकर। और हमारे पूरे टीम के तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो भी यहाँ पर वक्ता आते हैं, महानुभाव आते हैं, उनसे हर बार नए टॉपिक के ऊपर जानकारी मिलती है। उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें सुनने को मिलता है। तो मैं हमारे साथ जो भी साथी है, करण के सर है, राजेंद्र सर, आपको कुछ बात रखनी होगी तो आप रखिएगा सर। और मैं पूरे टीम के तरफ से मैम आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आपका कीमती समय दिया। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे लोग आज ज्वाइन नहीं हो पाए, मालूम नहीं क्या हुआ। तो बाद में वो वीडियो देखते हैं, फेसबुक पे भी हम अवेलेबल रखते लाइव, और यूट्यूब पे भी। तो बहुत सारे लोगों के बाद में फीडबैक भी आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। करण के सर, राजेंद्र सर, आपको कुछ बात रखनी है? सर नाही, छान व्याख्यान झाली सर आज. हॅलो. यस सर, यस सर। खूप अप्रतिम व्याख्याने झाली आजची. प्रणाली मॅडमांनी खूप छान स्पष्टीकरण केलं नद्यांबद्दल, आणि त्यांचा अनुभवाचे बोल आहेत आणि प्रचंड असा अभ्यास असल्यामुळे ते ठामपणे मांडू शकतात.
अप्रतिम असा आजचा व्याख्यानाचा मेवा आम्हाला मिळाला आणि मॅडमचं मनपूर्वक आभारही व्यक्त करतो की त्यांचा परिचय मला मिळाला होता आज. थैंक यू करेंगे सर. राजेंद्र सर, आपको कुछ बात रखनी है? आई थिंक वो अनम्यूट नहीं कर रहे. प्रणाली मैम, आपको जाते जाते कुछ बात रखनी है कि एज अ समरी, और जो भी हमारा ये प्रयास शुरू है तो हम आगे भी आपसे संवाद में रहेंगे, ताकि हम आपका जो एक्सपर्टाइज है वो हमें ही नहीं, जो भी हमारे ग्रुप में सारे साथी है उनको भी इसका लर्निंग मिलेगा और वो भी ये रिप्लिकेट कर सके. तो मैम, जाते जाते एक छोटा सा मैसेज, फिर हम प्रार्थना से आज के इस सत्संग का समापन करेंगे. अ, वही मैं भारतीय संस्कृति की बात की जो प्रवाही रही, जो उसमें सादगी था, सयानापन था, वो जगाना भारतीयों का जरूरी कर्म है, और मैं कर्मयोग कहूंगी. और मैंने कहा कि देश की आबादी जो है, अगर पाश्चात्य का अनुकरण करती है तो दुनिया को बहुत जल्द से खत्म कर सकेगी. अगर सयानापन जागती है तो भारत दुनिया को बचा भी सकती है. तो ये भारतीय तत्वज्ञान जो है वो जगाना जरूरी है, उसका प्रबोधन होना जरूरी है. और विज्ञान और तंत्रज्ञान का फर्क समझिए. विज्ञान एक जो आविष्कार किए जाते हैं, मतलब मैं कहूंगी कि आइंस्टाइन ने ऊर्जा का सूत्र जो बताया वो विज्ञान था. लेकिन जेम्स वेट ने जो स्टीफ इंजन जो उन्होंने संशोधन किया, ये तंत्रज्ञान था. मोटार गति का संशोधन यह विज्ञान है, मोटार चलाना यह तंत्रज्ञान है. तो ये दोनों में फर्क समझिए. आज हम तंत्रज्ञान को ही विज्ञान समझते जा रहे हैं, और इसके कारण हम विज्ञान के ऊपर अगर आंसर ढूंढने गए तो आंसर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तंत्रज्ञान उसके आगे आकर हमें विज्ञान की भाषा बोलता है, तो उसमें उत्तर नहीं है. मैं कहूंगी कि सादगी और ये जरूरी है. एक मुद्दा मैं महत्व भूल गई कि कार्बन एमिशन में सबकी मात्रा किस किस की कितनी मात्रा है ये बताना था. जो 44% कार्बन एमिशन बिजली करती है, जो कोयले पर बनाई जाती है बिजली, उस पर 44% है. और मतलब आज देश में अगर बिजली रात एक दिन निकल गया तो एक दिन में लगभग 15 लाख टन कोयला जलाया गया. उससे लगभग 24 लाख टन कार्बन एमिशन हुआ इस देश में सिर्फ. और इससे 7-8 लाख टन जो है वो ऐश तैयार हुई, जो वातावरण में, समुद्र में, नदियों में गई. तो जो हम विकास बोल रहे हैं ना, वो जरा देखना हम किस तरह पर जा रहे हैं, कार्बन एमिशन करते हैं. 44% बिजली से, 44% व्हीकल जिम्मेदार है, और 44% व्हीकल में 90% जो है वो मोटर जिम्मेदार है. और मोटर वाहतुक का माध्यम ही नहीं है. आज जर्मनी है ब्रांड एम्बेसडर होकर, वो आज सार्वजनिक यातायात को बढ़ावा दे रहा है. और हम मोटार जो है वो मोटार, मतलब समृद्धि कॉरिडोर, शक्तिपीठ, ये सारे जो होते जा रहे हैं, ये सिर्फ मोटार की चीज के लिए है. और मोटार चीज जो है, मैंने ये जेम्स हैंसन ने भी जो कहा था ना कि ये ईंधन लॉबी काम कर रही है. तो ये मालिक जो है ईंधन के, पेट्रोल ईंधन लॉबी और बांधकाम लॉबी इसके पीछे है. उनके प्रॉफिट के लिए सब लगा जा रहा है हर एक राष्ट्र पर. तो 44% और 90% मोटर जिम्मेदार है, और 8% जो है सीमेंट जिम्मेदार है. अगर 1 टन सीमेंट बनाई जाती है ना तो आधा टन कार्बन एमिशन हो जाता है. हम प्लास्टिक प्लास्टिक की बात करते हैं ना, तो प्लास्टिक आज 60 साल में 800 टन की कार्बन एमिशन प्लास्टिक ने किया है, जहां की 800 टन 2 साल में सीमेंट करती है. लेकिन सीमेंट के बारे में कोई नहीं बताता है. और जो बचा है 7%, वो जो है हर एक
औद्योगिक कारखाने जो है, रासायनिक कारखाने हैं, इससे होती, जो हमारे घर में सारी चीजें आ रही है, उसके लिए कार्बन एमिशन होते जा रहे हैं। तो हमें रोकना ये सारी चीजें जरूरी है। हम मुंबई शहर में रहकर भी, मेरे घर में हमने टीवी नहीं रखा है, एसी नहीं रखा है, ये सारी चीजें हम खुद वहां पर, मैं खेती से आती हूँ, मैं खेती खुद करती हूँ। मैं जहां तक हो सके प्लास्टिक से लेकर हर एक चीजों पर प्रबोधन करती रहती हूँ। और मैं खुद, मतलब गांधी जी को जैसे कहा गया कि गांधी के का आप लोगों को क्या संदेश देंगे, तो गांधी जी ने जो कहा था कि मेरा आचरण ही मेरा संदेश है। तो ये हम जब लोगों को बताते हैं तो हम वैसे जीते हैं कि नहीं, हम क्या करते हैं वो देखकर ये हमें सोचना चाहिए कि ये नहीं, हम लोगों को बताते हैं तो हम क्या कर रहे हैं। तो शुरुआत अपने से करो, फिर लोगों में बदलाव की हम देख सकते हैं इसके बारे में। तो ये जरूरी है। तो कार्बन एमिशन रोकने के लिए, आज भी मैं बोलूं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मानव जाति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। और हर दिन आए दिन सरकारें हमारी प्रोजेक्ट की घोषणा करते जा रहे हैं, उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, विकास किसे कहा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सोचना हमें जरूरी है। और ये रोकना भी जरूरी है। आंदोलन के कारण हमने जैतापुर अणु ऊर्जा प्रकल्प रोका है, हम नाना रिफाइनरी रोकी है, अभी वाड़वन मेगापुर जो है पालघर डिस्ट्रिक्ट में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये रोकने की कोशिश हो रही है। क्योंकि वहां की स्थानिक परिसंस्था है वो बंजर करते जाने वाले हैं। और विकास, जो मैंने कहा रोजगार की बात, रोजगार होता नहीं। 60 साल से प्रकल्प का प्रोजेक्ट आते रहे, किसी को रोजगार कि अगर रोजगार पर्याप्त होता तो फिर रोजगार की भाषा बेरोजगारी की बात की होती है। तो ये सोचना चाहिए कि ये एक मराठीत म्हटलं जातं ना, गाजर दाखवण्याचं काम केलं जातंय। तो यह सोचना चाहिए हमें इस बारे में। तो प्रोजेक्ट इन लोगों की ये है जो अर्थव्यवस्था चलाने वाले सूत्रधार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठे हैं, उनका ये परिक्रमा है, उन वो लाद रहे हैं। वो वर्ल्ड बैंक नाम की चीज कोई वर्ल्ड की नहीं है बैंक, वो चंद 4-5 लोगों की बैंक है। और वो जितने जितने देश इसके कर्जे रोके लेंगे, उतने वह उनकी संसाधन, जो नेचुरल संसाधन ये है, वो उनके मालिक बन जाते हैं। हमारे नैसर्गिक संसाधन उन्हें चाहिए, इसके लिए ये सारे प्रोजेक्ट लाते जाते हैं विकास के नाम पर। ये विनाश की कगार पर हम चल रहे हैं, हमें इस पर रोकना जरूरी है। तो जहां तक हो सके अपने में बदलाव करो, और जहां ऐसे प्रोजेक्ट लाते जाते हैं वो रोकने के लिए आंदोलन करते जाओ, चाहे कुछ भी हो। हम तो आंदोलन करते ही आ रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो ये जरूरी, ये बात मैं रहा था मुद्दा मेरा। मैम सबसे बहुत अच्छा मैसेज अभी दिया आपने कि अप्लाइड लिविंग इज द इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि सिखाना इसके पहले मैं खुद वैसे जी सकता हूँ क्या, जी सकती हूँ क्या, वो सबसे जरूरी है। जो मतलब खुद इंसान नहीं कर सकता है तब तक उसे दूसरे को कहने का हक ही नहीं है। तो हम्म। सैल्यूट योर वर्क मैम। और मैं फिर से एक बार हमारे टीम के तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अगर आप कोई भी प्रेयर या गीत गा एक एक सकते एक एक ही मैं थोड़ा हैं। धरती का एक मैं ये दिखाती हूँ। यस यस। इस सामने लाती हूँ मैं, ये धरती पृथ्वी का ये है। और या हाँ। ये मैं थोड़ा सा समझाऊंगी, ये विषुववृत्त कहा जाता है। और ये दोनों पोल, हम्म, ये दोनों पोल जो है, ये धरती के एसी है। हमारा एसी जब हम चला रहे हैं ना, हाँ तब धरती को तपाते जा रहे हैं। और ये इसी में से आर्कटिक का जो है, ये ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल रहे हैं कि आने वाले 3 साल में ही आर्कटिक का पूरा ग्लेशियर खत्म हो रहा है। तो मतलब हम तो भारत यहाँ पर है ना, तो उष्ण कटिबंध में आते हैं हम, विषुववृत्त के ऊपर हमारा एसी ये है। ये एसी बंद होने वाला है 3 सालों के बाद। अगर ये एसी बंद हो जाता है तो और भारत तपते जाने वाला है। और ये यहाँ के प्रवाह, कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है, जो
समुद्र के अंदर से प्रवाह चलते हैं, जो विषुववृत्त की ऊष्मा जो है दोनों पोल पर लेकर जाते हैं, और दोनों पोल का जो ठंडा है वो विषुववृत्त पर लेकर आते हैं। ये प्रवाह जो है ना यहाँ पर अंदर से जाते हैं। भारत तैयार होगा ना, इतना खंड जो है, आर सॉरी प्रशांत महासागर, पैसिफिक महासागर में एक बेट तैयार हो गया है प्लास्टिक का। इसके कारण ये प्रवाह रुकते जा रहे हैं, उसे रोक बनाया गया है। इसके कारण वो और मंद गति से चल रहे हैं। इसके कारण चक्र ये ऐसे चलते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये दोनों ऐसे खत्म हुए, इसमें जो बर्फ है ना, लगभग 70 लाख वर्ष पूर्व था। आज तक 70 लाख वर्ष ये ऐसे ही दोनों पुल पर बर्फ रहा। लेकिन आज जो हमने जो विकास किया है, इसके कारण ये पिघलते जा रहा है। और ये नीचे का जो है अंटार्कटिका, वो लगभग उस पर मतलब 3-4 किलोमीटर पर्वत जैसे ग्लेशियर है, और इसके वजन के कारण धरती दबी हुई है। अगर ये पिघल गया ना, तो धरती वहां पर हिलती जा रही, और लावारस ऊपर आते रहेगा, तो बहुत सारे ज्वालामुखी भी उससे के कारण हो सकते हैं। तो धरती की परिक्रमा ढल सकती है अगर आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका अगर ठंड पर जो बर्फ है वो ग्लेशियर पिघलती है। इस तौर पर चल रहे। अभी पहले 10 साल पहले यहाँ, 15 साल पहले यहाँ पर 0 अंश सेंटीग्रेड के नीचे टेम्परेचर रहता था। आज वहां पर 37 अंश सेंटीग्रेड प्लस होते जा रहा है। तो कैसे ग्लेशियर रहेंगे? जरा सोचना चाहिए। ग्रीनलैंड का बर्फ जो है पूरा पिघलते जा रहा है। हमारा हिमालय तो सूखता गया। इस समय तो देखा हमने कि हिमालय का बर्फ सूखता जा रहा है। तो गंगा यमुना 12 महीने में रहने वाली नहीं है। अगर अगर पिघल जाता है तो नेपाल जैसे नेपाल से लेकर हमारा पूरा ईशान्य भारत जो है, पूरा पानी के वहज में डूबा जाएगा। बहुत खतरे में हम हैं। हमें सोचना चाहिए कि कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए। इसीलिए मैंने कहा, आज भी अगर एसी और मोटर बंद किए जाते हैं, तो ह्यूमन राइट्स और बायोडायवर्सिटी बचने की आशा निर्माण हो सकती है। अदरवाइज हम आने वाले 20 या 25 साल के अंदर, जो अगर 480 करोड़ की पृथ्वी की हम एक चित्रपट देख रहे होंगे, तो 480 करोड़ के बाद आने वाले सिर्फ 20-25 साल में ये आंखों को दिखने वाली दृष्टि, मतलब धरती चलती रहेगी अपने आप में, सूरज की परिक्रमा करती रहेगी, लेकिन जीव सृष्टि जो है मानव जाति के साथ, वो हमें देखने के लिए नहीं रहेगी। इतने हम विनाश की कगार तक पहुंचे हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत मतलब आड़ी बाड़ी इमरजेंसी है, ये सोचना चाहिए। हाँ, तो ये तो है। ये दो ये है चीजें बहुत यस। महत्वपूर्ण है। दो पोल धरती के ऐसी है। थैंक यू। यस, और मैम इसमें तो प्यार सबसे ज्यादा है, क्योंकि जैसे कि आपने प्लैनेट दिखाया, तो उसमें तो सबसे ज्यादा तो ब्लू कलर है, पानी का है, और वो पानी सबका है। हम तो प्यार अभी तो मिट्टी से करते हैं। मैं सागर मित्र अभियान से जुड़ा हूँ। मैं आई एम वर्किंग विद 80 स्कूल्स एंड 56,000 स्टूडेंट। हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि वेयर टू लव द ओशियन। जो हमने मतलब हमारे पिछली पीढ़ियों ने और हम भी बच्चों को अभी तक यही सिखा रहे थे कि अपने मिट्टी से प्यार करो, लेकिन हम इन सागर मित्र हम सिखाते हैं कि जैसे हमारे पूरे दुनिया के टीचर्स को सलाम, उन्होंने कहा है कि प्लेनेट हर बच्चे को पढ़ाए हैं कि 71% वाटर एंड 29% लैंड है। लेकिन द फोकस इज ऑन द लैंड, इसलिए तो सारे वॉर्स हो रहे हैं, भारत पाकिस्तान इजराइल पैलेस्टाइन। तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि व्हाट इज अवर ट्रू नेशन। माय ब्राउन नेशन जो मिट्टी से बना है, प्लस माय ब्लू नेशन जो सागर है, तभी मिलके मेरा सच्चा देश बन सकता है। दैट इज अ माय ट्रू नेशन। सो जैसे आपने अभी जिक्र किया, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें
360 डिग्री से सभी चीजें देखनी है, सागर है, नेचर है, सभी सभी, और तभी हम जी सकते हैं। और मैम एक छोटा सा सवाल है मेरा, कि जैसे इतना सारा क्राइसिस आ रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज क्या करनी चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आज अगर भी ये देश के नागरिक, मैं बोल रही हूँ कि वही मैं बोली कि मोटार और ये एसी छोड़ते हैं और सादगी पर चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो करना पड़ता है, उद्योग करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है क्योंकि उदर निर्वाह ये शब्द यूज किया जाता है। लेकिन उदर निर्वाह वेलमासा जो है सबसे बड़ा, उसे उदर निर्वाह के लिए कहाँ नौकरी नहीं करनी पड़ती है, धरती ने उसके लिए भी कुछ ये करके रखा है। हाथी जो 200 किलो से ज्यादा हर दिन खाना खाता है, मतलब ये घास खाता है, जो कुछ है सबके लिए सुविधा की हुई थी धरती ने। लेकिन इंसान अगर मतलब टिचभर पोटासाठी एवढं का करतोयस, तर ये जो चीज है वो उदरनिर्वाह नहीं कर रहा है, वो अपना फ्लैट निर्वाह कर रहा है, वो टीवी निर्वाह कर रहा है, वो प्लॉट निर्वाह कर रहा है, वो वहां पर पर्यटन का निर्वाह कर रहा है, सबके निर्वाह के लिए वो काम कर रहा है। उसके उदर निर्वाह के लिए कोई जरूरत नहीं थी। अगर ये कभी कहाँ पर मतलब सरंजामशाही थी कि इसके कारण अगर विषमता रही होगी, ये धरती का दोष नहीं था। धरती ने तो सबको सब कुछ दिया था, लेकिन हमने ये विषमता बनाई, कोई सरंजाम बने, कोई शोषक बने, कोई शोषित रहे, तो इसके कारण कोई भूखा रहा, वो धरती का दोष नहीं था। ये सोचना हमें जरूरी है। तो इस तरह से देखा, अफ्रीका का जो एक एड्स हाईवे, जहाँ पर एड्स विषाणु वहां से ही आया ऐसा बताया जाता है, जो अफ्रीका को दो टुकड़ों पे एक बहुत बड़ा महाकाय हाईवे लेकर गए। सारे जंगल, वहां पर लाखों हत्ती का धरती संभाल रही थी। वहां पर इंसान की हड्डियां निकल गई इस स्थिति पर। मतलब हम सोचते हैं कि जंगल क्या देता है, आज भी हम आदिवासियों आदिवासियों का जंगल निकाल रहे हैं, और आदिवासियों को राष्ट्रीय प्रवाह में लाना चाहिए, फिर हम आदिवासियों को देंगे। आदिवासी एक इंसान ऐसी जमात जाति है जो स्वतंत्रता हमेशा स्वतंत्र ही रहना चाहती है, और इसे हम राष्ट्रीय प्रवाह में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। और कुपोषण हम उनके जंगल निकाल निकाल रहे हैं, इसी के कारण कुपोषण आदिवासियों में दिख रहा है। जंगलों ने कभी आदिवासियों को कुपोषित नहीं किया। हमारे हमने जो उस पे हस्तक्षेप किया है ना, इसके कारण आदिवासियों का कुपोषण होते जा रहा है। जिम्मेदार सरकारें हैं, हर सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। और उनका नियोजन, उसका प्लानिंग और उसका जो बिजनेस माइंड, सरकार आज लोकहित का काम नहीं कर रही है, सरकार आज बिजनेस माइंड देखकर काम कर रही है। तो इसकी वजह से ये होते जा रहा है, तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है ना। मैम, मुझे तो आपकी सारी बातों से ऐसे लग रहा है कि हमें तो अभी एक फर्स्ट स्टेप तो लेना है, कि सभी मिलके कोशिश करना है कि टू डेवलप कैरेक्टर इन चिल्ड्रंस। मतलब उनको यहाँ तक लेकर जाना है कि मानव से विश्व मानव, जो हमारे ज्ञानेश्वर माऊली ने भी कहा है कि हे विश्वची माझे घर। तो जब तक ये सोच नहीं होगी तब तक हम, आई थिंक, उस दिशा में नहीं जा सकते, क्योंकि इसके लिए तो सारे जिम्मेदार हैं, नॉट ओनली यस। गवर्नमेंट, नॉट ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट। सबसे तो इम्पोर्टेंट है कि इंसान ही इसके लिए जिम्मेदार है। तो लेकिन क्यों? डिसीजन मेकर वे होने के कारण मैं बोल रही हूँ, सरकारें डिसीजन मेकर रहती है इसीलिए। यस मैम। अगर वो तो नियम बनाते हैं तो लोग मानेंगे ना, करेंगे। यस, यस मैम। आप छोटा सा गीत गाकर आज के सत्संग का समापन कर। कौन सा गीत गा सकते? आप ही गीत प्रेयर गाइए, गीत, मुझे आवाज प्रेयर इतनी गीत। अच्छी ऐसी नहीं है कि ठीक आप है मैम, ही एक इसका। छोटा सा प्रेयर लेते हैं और हम स्टॉप करते हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु
भवन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ मैत्री मैत्री मैत्रिः ॐ। थैंक यू वेरी मच मैम। फिर से एक बार हमारे टीम के तरफ से आपका शुक्रिया अदा करेंगे और हम आगे भी संवाद में रहेंगे। आपका जरूर हमें मार्गदर्शन हमारे लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी जब जरूरी होगा हम आपको फिर से यहाँ पर आमंत्रित करेंगे और आपसे संवाद में रहेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू।